ये फिलहाल आपके लिए ताज़ा अपडेट इन मेटल कंपनियों पर। लेकिन दो सेक्टर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एक्शन आज बनता दिखाई दिया है। एक ऑफ कोर्स फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, और फर्टिलाइजर कंपनियां सिर्फ आज ही नहीं, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से तेजी में है। और दूसरा, केमिकल स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन बनता दिखाई दिया है। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है इन कंपनियों में, इस पूरे सेक्टर में? हमारे साथ यतिन और सुमित दोनों जुड़ गए हैं। उनसे समझेंगे कि क्या एक्शन बनता दिखाई दिया है, क्या ट्रिगर पॉइंट्स है, और केमिकल्स का कॉन्वर्सेशन हम आगे बढ़ाएंगे अजय जोशी से, जो इस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक भी करते आए हैं। कंसिडरिंग ये तीसरा चौथा दिन है फर्टिलाइजर शेयरों की तेजी का, पहले यतिन के पास चलेंगे। यतिन, बताइए क्या ट्रिगर पॉइंट्स है, क्योंकि अगर किसी ने ट्यूसडे को लिया हो, आज अच्छे खासे मुनाफे पर बैठा है थर्सडे में। बिल्कुल, तो देखिए ऑब्वियसली इस साल सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण फर्टिलाइजर शेयर्स फोकस में है। 2-3 सालों के एल नीनो इफेक्ट के बाद अभी ला लीना की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि एवरेज और अबव एवरेज मॉनसून का फोरकास्ट है। और ऑब्वियसली क्योंकि बारिश अच्छी होने वाली है, तो एंटिसिपेशन ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एकरेज में किसान अपने जो फसल है लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ होगा। तो ये एक ऑब्वियस कारण है कि फर्टिलाइज़र कंजम्पशन इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा जो लेटेस्ट न्यूज़ रिपोर्ट्स सजेस्ट कर रही हैं, वो ये कर रही हैं कि सरकार के पास एक प्रपोजल है, और वो प्रपोजल में फर्टिलाइज़र पे जीएसटी जो अभी 5% है, उसको निल यानी ज़ीरो करने की बातचीत हो रही है। ऑब्वियसली इससे फर्टिलाइज़र का कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा और कंजम्पशन इम्प्रूव होगा। ये उम्मीद के कारण भी स्टॉक फोकस में है। इसके अलावा दो बड़ी चीज़ें हैं। गैस को जीएसटी में लाना, उसके भी प्रपोजल आपको दिखाई पड़ेंगे इस वित्तीय वर्ष में। शायद सरकार इस पर ज़्यादा जोर देगी। अगर जीएसटी गैस में जो गैस है जीएसटी में आ जाता है, तो कॉस्ट कम हो सकता है फर्टिलाइजर कंपनी का, लगभग 5 से 7% के आसपास एनालिस्ट एस्टिमेट्स के हिसाब से। और अगर हम पिछले 2 कैबिनेट डिसीजन देखें, सबसे पहला जहां 20,000 करोड़ रुपए पीएम किसान निधि में दिए गए, और इसके बाद जो एमएसपी बढ़ाने का येस्टरडे अनाउंसमेंट आया, वो भी दिखाता है कि गवर्नमेंट का कमिटमेंट है फार्म सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, नंबर 1। और नंबर 2, फार्म इनकम को भी कैसे बढ़ाया जाए, उस पर भी सरकार जोर दे रही है। आपके स्क्रीन के सामने तमाम के तमाम वो फर्टिलाइजर शेयर है जो आज ज़बरदस्त मोमेंटम में दिखाई पड़ रहे हैं। फर्टिलाइजर पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दिखाई पड़ रही है। सरकार का मानना ये है कि 2025-26 में आप देखेंगे तो यूरिया को रैंप अप करना है, और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यूरिया में सेल्फ सफिशिएंसी लानी है। ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर बड़ा पोटेंशियल है, जो एक बड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम हो सकती है फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए आगे जाके। और जो मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, उनका मानना यह है कि जो नैनो लिक्विड यूरिया है, इसको आप यूजेज को बढ़ाएंगे 13% तक, जो अभी लगभग 9% के आसपास है। तो जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हैं प्रोडक्शन के, उसको भी बढ़ाया जाएगा नैनो यूरिया के लिए, जो फिर से एक बार इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि ज़्यादातर यूरिया हम इंपोर्ट करते हैं, और ये जो नैनो फर्टिलाइज़र है ये डोमेस्टिक प्रोड्यूस होगा, जिससे जो है लोकल कंपनीज को फ़ायदा होगा। कोरोमंडल ने एक बड़ा प्लांट खोला है, आरसीएफ भी यही योजना बना रहा है। मैं इनफैक्ट वही मेंशन करने वाली थी, तो फोकस में ज़्यादा फिर कोरोमंडल और आरसीएफ जैसे काउंटर्स आएंगे। शुक्रिया यतिन। यतिन इनफैक्ट इस स्टोरी को पिछले हफ्ते से ट्रैक करते आए हैं, तो सारी बारीकियां इन्होंने आपके सामने एक बार फिर रख दी हैं, आपके लिए रिफ्रेश कर दी हैं। धर्मेश, शुरुआत भी हमने इसी सेक्टर से की। ये कोरोमंडल वाला प्ले, आरसीएफ वाला प्ले, चाहे वो नैनो फर्टिलाइजर के तहत हो या फिर आगे जो बड़ा पॉलिसी एक्शन आएगा, उसके मद्देनजर कितना अट्रैक्टिव है? क्योंकि 1 महीने का चार्ट कोरोमंडल का देखेंगे तो धीरे धीरे करके स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम बन गया है। रशीदा, देखिए, अगर सिर्फ प्योर वैल्यूएशन की बात करें, हिस्टोरिकली ये सब काफी लो पी मल्टीपल पर ट्रेड करते हैं। बट जिस तरीके से सब सरकारी कंपनी का री रेटिंग हुआ है, वहां से तो अभी भी काफी सस्ते मिल रहे हैं सारे के सारे कंपनी। तो और इनकी जो रिटर्न रेशियोज है, ग्रोथ है रेवेन्यू का, पैट का, वो भी कंसिस्टेंट ही रहता है, ज्यादा उलटफेर होता नहीं है। अगर लालीना सचमुच में प्ले हो जाता है तो फर्टिलाइजर की खपत बढ़ती है, बिकॉज सॉइल में मॉइस्चर चाहिए फर्टिलाइजर ऑब्जॉर्व करने के लिए, तो ज्यादा पानी गिरने में ज्यादा फर्टिलाइजर यूज होता है। कॉन्ट्ररी टू नॉर्मल बिलीव कि अगर पानी कम पड़ेगा तो फर्टिलाइजर ज्यादा यूज होगा। तो मुझे लगता है ट्रैक्शन अभी भी मेंटेन रहेगा। अगर ये जीएसटी का रोल आउट नहीं भी होता है तो भी इनके लिए, अगर सिर्फ नेचुरल गैस को अगर जीएसटी में ले आए और थोड़ा एडिशनल बेनिफिट्स इनको सरकार की तरफ से मिल जाए, तो काफी बड़ा सपोर्ट रहेगा। और नैनो इज द इन थिंग। अभी सारे जो भी नए फर्टिलाइजर प्लांट्स आ रहे हैं और जो इससे फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन हुई है, नैनो के टेक्निक के थ्रू ही कर रहे हैं लोग, कार्यरत उधर ही है। तो वैसे कंपनियों पर ध्यान लगाएं। ग्रुप कंपनीज की मैं नाम नहीं ले सकता, बट हाँ, उसके बाहर के स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। सो
इतने रनअप के बाद भी हर्षिता 30-35% का स्कोप और बनता है एक साल के नजरिए से, वैल्यूएशन के नजरिए से, आगे इस स्टॉक प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से। आप शायद स्पेसिफिकली ना कहे, लेकिन मानस कॉरमंडल इंटरनेशनल पर खुले मन से कमेंट कर सकते हैं। मानस, आपको याद होगा 2 हफ्तों से हम इस स्टॉक की काफ़ी दफ़ा चर्चा कर चुके हैं। 1661 पर अगर किसी ने पहले इस रैली को राइड नहीं किया है, क्या लेट हो गया? क्योंकि 1 महीने में आप देखिए ये करीब 34% के रिटर्न्स दे चुका है स्टॉक। बिल्कुल बहुत लेट हो गया है, क्योंकि एक्चुअली अगर देखिए तो ब्रेकआउट का जो स्तर था वो 1250-1300 रुपए के आसपास था। तो उसके जो टारगेट्स थे वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पर एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी चाहिए। छोटे मोटे ट्रेडिंग के मौके मिले 1 से 2 दिनों के लिए तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय फिलहाल के लिए नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है और प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहता है, तो भी स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1590 पे लगा के रखिए। अगर 1590 का स्तर टूटे, उसके नीचे जाए, तो डेफिनेटली अपने जो पोजीशन है उसको एक बार प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। तो शायद आपके पास है तो होल्ड कीजिएगा। अब प्रॉफिट बुक करने का समय आ रहा है, चेज नहीं करना है कोरोमंडल इंटरनेशनल को। दूसरा एक ट्रेड जो काफी भाग चुका है वो चंबल फर्टिलाइजर है। अनफॉर्चुनेटली ये बैन में है, तो अगर आपने कोई ट्रेड लेना है तो आपको लेना पड़ेगा कैश मार्केट में ही डिलीवरी के तौर पर। 15% के गेन्स दिखा रहा है। अमित, अगला पड़ाव क्या रह सकता है चंबल का? मैम काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और जिस हिसाब से वॉल्यूम्स हैं, इसने एक ब्रेकआउट रजिस्टर के लगभग 490-500 के लेवल पे 600 तक जा सकता है, लेकिन यहाँ पे भी है कि इट हैज रन अप अ लॉट, तो इमीडिएटली फ्रेश पोजीशन बनानी मुश्किल है। लेकिन अगर किसी की पोजीशन है तो उसका स्टॉप लॉस एक पोजिशनल रखें लगभग 525 का फॉर अ टारगेट ऑफ 600। तो ये 525 का स्टॉप लॉस और 600 का टारगेट अगर आपके पास पोजीशन है इस समय, इसमें भी चेज नहीं करना है क्योंकि एक बहुत तगड़ा रन इन स्टॉक्स में दिख गया है। अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि चंबल बैन से आज बाहर आ सकता है क्योंकि पोजीशंस जो 100% के ऊपर थी वो घटकर 82% पर आ गई है। लेकिन ट्रेड फिर वायदे में अगर लेना है वो कल ही लिया जाएगा, कैश में आज ट्रेड आप ले सकते हैं। चलिए अब जाते हैं केमिकल्स की तरफ। फर्टिलाइजर केमिकल आप कहीं ना कहीं तार जुड़ते देखते हैं। केमिकल्स में एक अच्छा खासा रुझान आया है। सुमित हमारे साथ है, अजय जोशी भी हमारे साथ है। सुमित, पहले आज कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, वो रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले ही मॉर्गन स्टैनली काफी नाखुश था। हमने इनफैक्ट कुमियाई, वो जापानीज कंपनी की तरफ से सुना था कि वो अपने एग्रोकेमिकल साइड पर रेवेन्यू गाइडेंस को FY24 के लिए घटा रहे हैं। तो आज क्या नया देखा गया है मार्केट में? देखिए, ये कुछ समय पहले पीआई इंडस्ट्री ने भी कहा था कि उनकी जो एग्रोकेमिकल की एक्सपोर्ट है वो थोड़ी सी कम रहेंगे, लेकिन अब जो नंबर्स आ रहे हैं या रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके लिहाज से एग्रोकेमिकल एक कस्प पे है जहां से वो एक टर्न अराउंड स्टोरी देख सकता है, ऐसा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का मानना है। तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के नोट्स आए, अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ आए, सेक्टर को लेकर आउटलुक आया, जिसके दम पर आज पूरे सेक्टर में तेज़ी है। पहले एग्रोकेमिकल की बात कर लेता हूँ। तो एग्रोकेमिकल पे एक रिपोर्ट आई है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की। उनका मानना है कि यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव साइड पर है और इस सेक्टर के अंदर एक बड़े टर्न अराउंड की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। यूएस की तरफ से जो प्लेयर्स हैं वो अपनी आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, और आउटसोर्सिंग अगर होता है तो बाकी इंडियन और प्लेयर्स जो हैं उनके ऊपर उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, और शायद ये उनके लिए पॉजिटिव रहे। तो ये अच्छे ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद उनको वहाँ पर दिखाई पड़ रही है। साथ ही साथ अभी जो यतिन कह भी रहते हैं कि मानसून का नंबर जैसे जैसे रिवाइव करेगा वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बढ़िया है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, तो और एग्रोकेमिकल भी उसमें काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इसलिए एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई ने अपनी टॉप पिक भी दी और उन्होंने उन कंपनी को प्रेफरेंस दी है जहाँ पर एग्रोकेमिकल का एक्सपोजर ज़्यादा है। पीआई इंडस्ट्री 78%, एसआरएफ 26%, अतुल लिमिटेड 14%, केमप्लास एनमार 8% के आसपास एक्सपोजर इनका एग्रोकेमिकल मार्केट में, तो इसलिए उनकी तरफ से टॉप पिक है। नुवामा की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने डोमेस्टिक केमिकल मार्केट के अंदर एक बड़ी रिवाइवल की बातचीत की है। उनका कहना है कि एफएमसीजी, ऑटो, यहाँ से एक अच्छी डिमांड आ रही है केमिकल स्पेस के लिए और शायद ये पिकअप आगे भी जारी रहेगा। फाइन ऑर्गेनिक्स, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स और टाटा केमिकल, ये उन्होंने अपनी टॉप पिक के तौर पर रखी है। उनको लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी अपमूव आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। एंड लास्टली एक रिपोर्ट पीआई इंडस्ट्री की ऊपर आई थी जेफरीज की, उन्होंने यहाँ पर खरीदारी की राय दी है और टारगेट्स को भी 4630 से बढ़ा के 4750 रखा है। उन्होंने गाइडेंस को बोला है कि ये मीट करेंगे और एक्सपोर्ट के नंबर के अंदर शायद पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, जो पहले एक कंसर्न था। तो धीरे धीरे रिवाइवल की बातचीत, धीरे धीरे डोमेस्टिक डिमांड पिकअप की बातचीत, धीरे धीरे इनपुट कॉस्ट स्टेबल होने की बातचीत, इन सब का इम्पैक्ट आज आप देख रहे हैं कि पूरा सेक्टर एक बढ़िया बज़ के साथ कामकाज कर रहा है।
जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें ट्रेडिंग स्विंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे कि हर्षिता ने भी यहाँ पर इस चर्चा का जो आधार रखा था, इतना डाइवर्जेंस इन व्यू क्यों है, और इसी आई थिंक डाइवर्जेंस को और एग्जैक्ट इस वक्त के जो रीजंस हैं इस आई थिंक तेज़ी के पीछे उसको समझने की कोशिश करते हैं। अजय जोशी जी हमारे साथ हैं। अजय जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अजय जी, आज से लगभग एग्जैक्टली 6 महीने पहले हमारा डिस्कशन हो रहा था जब केमिकल स्टॉक्स में मूव था, लेकिन वो फिजल आउट हो गया। अब ग्राउंड रियलिटीज़ में क्या परिवर्तन आया है, थोड़ा सा उसके बारे में आप राय रखिएगा। एंड स्पेशली क्या चाइना से जो होने वाली डंपिंग थी वो कम हो गई है क्या वाकई बीते 1.5 महीने में? क्या वहाँ खुद के आई थिंक कंजम्पशंस बढ़ गए केमिकल्स पे, ये बड़ा कारण है क्या? जी धन्यवाद। आई थिंक इंडिया की जो डोमेस्टिक डिमांड थी वो तो हमेशा से ही काफी अच्छी रही थी। सो जो कंपनीज डोमेस्टिक डिमांड के लिए प्ले कर रही थी, चाहे वो आरती हो, दीपक हो, रोजारी, गैलेक्सी, दे वर डूइंग ट्रेमेंडसली वेल। चाइना ऑन द अदर साइड, चाइना में लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो इंडेक्स है उनका पिछले 2 महीनों से वो काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखा रहा है। सो लोकल कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ा है। सो चाइना से डंपिंग कम तो नहीं हुई है, मगर इंटेंसिटी उसकी रिड्यूस हो गई है। इसके अलावा तीसरा मेरा मेन कारण जो है वो है यूएस में फ्रेश डिमांड आने लगी है, पर्टिकुलरली फ्रॉम एग्रोकेमिकल्स। जो डीस्टॉकिंग की हम बात कर रहे थे वो फाइनली अब अपने अंत की तरफ पहुंच चुकी है। और यूएस में क्योंकि चाइना का प्ले ज्यादा नहीं है, बिकॉज उनके ऊपर इतने ज्यादा टैरिफ्स लगे हुए हैं, तो यूएस में जो भी फ्रेश डिमांड आएगी डीस्टॉकिंग के बाद वो इंडियन कंपनीज के हाथ ही आने वाली है। सो ये सारे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं जो डिमांड को बूस्ट कर रहे हैं। यूरोप एक और मार्केट है जहां पहले तो वो कोविड के बाद उनकी हालत खराब हो गई थी, इसके बाद रशिया यूक्रेन की वजह से उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मगर यूरोप में भी अब डिमांड फ्लैट से थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइड को ग्रो कर रही है डोमेस्टिकली। इसके 2 साइन है, एक तो इंडियन कंपनीज का एक्सपोर्ट उधर अच्छा खासा बढ़ेगा, दूसरा बीएसएफ, सिंजेंटा, जो भी एग्रोकेमिकल कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हैं, जो पीआई, एसआरएफ, अनुपम, डेक्कन को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम देती हैं, वो भी अपने फ्रेश ऑर्डर्स रिलीज करना शुरू करेंगी। सो ये सारे कुछ मेजर ट्रिगर्स हैं जो थोड़ा केमिकल को अभी पॉजिटिविटी की साइड ले जा रहे हैं। मगर अभी भी मैं यही बोलूंगा कि कमोडिटी साइड को थोड़ी बहुत प्राइस वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी। अजय जी, मैं एक एक करके समझना चाहूँगा जो बात आपने कही, जिसमें आई थिंक अगर यूएस आउटसोर्सिंग स्टेबल से विद पॉजिटिव बायस की तरफ जाती है या फिर बढ़ती है, तो आप किन सर्टेन स्टॉक्स को काफ़ी बड़ा एडवांटेज देंगे? उस कंडीशन में आपके प्रेफर्ड 2 पिक क्या रहेंगे इस वक्त? पीआई इंडस्ट्रीज डेफिनेटली, बिकॉज जितना मुझे स्ट्रीट सोर्सेस से भी पता चला है, उनके लिए फ्रेश ऑर्डर बुक खुल रही है उनके पार्टनर्स की तरफ से, बोथ फ्रॉम यूएस एज वेल एज यूरोप, चाहे वो एफएमसी हो यूएस से या यूरोप से बीएसएफ हो, दे आर गोइंग टू रिलीज फ्रेश ऑर्डर्स टू पीआई इंडस्ट्रीज, एग्रो इंटरमीडिएट्स एंड एडवांस इंटरमीडिएट एंड टेक्निकल्स के। सो पीआई बहुत अच्छा मुझे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इसमें बनती हुई दिख रही है अगले शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में। इसके अलावा एसआरएफ भी एक कंपनी है, मगर एसआरएफ क्योंकि कंपेयर टू पीआई एसआरएफ का प्ले ज्यादा फ्लोरीन इंटरमीडिएट्स में ही है, तो थोड़ा बहुत वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है बीइंग द प्रेफर्ड चॉइस ऑफ पार्टनर फॉर दीज ग्लोबल कंपनीज। बट ऑफ द 2 पीआई डेफिनेटली एक बहुत ही हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे अभी है। ओके, तो आई थिंक वो हमने जो जिसका जिक्र आई थिंक सुमित ने भी कहा था, शायद मेरे जहन से मेरे जा रहा है, बट यूएस आउटसोर्सिंग स्ट्रांग होने का जो एक इम्पैक्ट है वो पीआई इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, लेकिन अजय जी का मानना है कि मेजर बेनिफिशियरी यहाँ पर बेनिफिशियरी पीआई इंडस्ट्रीज रहेगा। अच्छा, ये थोड़ा सा आज क्योंकि टाटा केमिकल्स में भी काफ़ी तेज़ी है अजय जी, ये सोडा ऐश की जो ओवर सप्लाई थी, क्या वो अब थोड़ी स्टेबल हुई है? क्या टाटा केमिकल्स के लिए केस नज़र क्या आ रहा है आपको? जी, ओवर सप्लाई तो स्टेबल बिल्कुल नहीं हुई है, मगर टाटा केमिकल्स का ट्रिगर ये है, इट इज डायरेक्ट डायरेक्ट जो डिमांड है वो एफएमसीजी सेगमेंट से है, आपके पर्सनल केयर, होम केयर उस सेगमेंट से है। तो ना कि केवल टाटा केमिकल, मगर जितनी भी कंपनी इस फील्ड में है, चाहे वो रोजारी हो, गैलेक्सी हो, सभी अच्छा कर रही है, क्योंकि डाउनस्ट्रीम डिमांड बहुत अच्छी है अभी इस पर्टिकुलर सेगमेंट से, जो भी पर्सनल केयर, होम केयर, एफएमसीजी सेगमेंट में जा रहे हैं। इसीलिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि टाटा केमिकल के लिए ये साइक्लिसिटी ही रहेगी। अभी क्योंकि 1-2 प्लांट शटडाउन है टर्की में, चाइना में सोडा ऐश एंड डेरिवेटिव्स के, क्लोर एल्कलीज के, तो थोड़ा बहुत अभी सप्लाई डिमांड बैलेंस हुआ है, मगर इस मंथ एंड में वो प्लांट भी दोबारा ओपन हो जाएंगे अपने मेंटेनेंस शटडाउन से, तो फिर से टाटा केमिकल को उसका ब्रंट फेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड मार्जिन्स। इनफैक्ट कहा पीआई जैसी कंपनियों के लिए एक पॉजिटिव रहेगा
टाटा केमिकल्स ऑफ कोर्स सिक्लिसिटी से का फ़ायदा उठाएगा। हाल ही में हमने वो यूपीएल और आरती का जेवी देखा था। इस तरह के जेवीज क्या और होते हुए दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि इन कंपनियों ने बेसिकली ये कहा कि जो विदेशों से माल इंपोर्ट हो रहा है उसको हम भारत में बनाएंगे तो हमारे लिए भी एक थोड़ी बेहतर स्थिति रहेगी और मार्जिन्स भी प्रोटेक्ट हो सकते हैं। क्या इस तरह के और जेवीज दिख सकते हैं करंट एनवायरनमेंट में? यस, बहुत सारे। ये लोकल फॉर लोकल जो अप्रोच अभी आ रही है, इसमें गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा फैसिलिटेट कर रही है। आने वाले महीनों में हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी पॉलिसीज देखेंगे जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को फेवर करेगा और कहीं ना कहीं फॉरेन इंपोर्ट, स्पेशली चाइनीज इंपोर्ट्स को बाहर करेगा। जैसे कि दीपक ग्रुप का जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है, फिनॉल बिस्फेनॉल टू पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट की वो पहली कंपनी बनेंगे। पॉलीकार्बोनेट बनाने के लिए दूसरा एसेंशियल रॉ मटेरियल है फॉस्जीन, जिसके इंडिया में अतुल, यूपीएल, पोषक 2-3 ही सप्लायर्स हैं, बिकॉज बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड केमिस्ट्री है। तो डेफिनेटली इस तरह के एसोसिएशन हमें देखने को मिलेंगे इंडियन लैंडस्केप में, जहां हमारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर साथ में आकर के लोकल फॉर लोकल अप्रोच पे काम करेंगे। मुझे याद है साल के शुरुआत में, जैसे वीरू मेंशन कर रहे, 6 महीने पहले जब हमारी बातचीत हुई थी, तब अजय आपने कहा था कि अगर टर्न अराउंड आएगा वो सेकेंड हाफ में ही देखने को मिलेगा। क्या वो टाइड शायद एक क्वार्टर पहले टर्न होने लगा है? और टाइट टर्न एक क्वार्टर पहले तो नहीं हो रहा है, मगर सेंटिमेंट थोड़ा बहुत, क्योंकि गेटवे अभी ओपन हो रहे हैं हर्षदा, शायद ये आपके जन्मदिन का असर है कि केमिकल का कमाल हमें देखने को मिल रहा है इमीडिएटली कल से ही। तो एक्चुअली यूएस की जो फ्रेश डिमांड आएगी वो सितंबर अक्टूबर में आने वाली है, तो उसके लिए फ्रेश ऑर्डर बुक रिलीज करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा लैटिन अमेरिका की भी सितंबर अक्टूबर की डिमांड के लिए उन्होंने ऑर्डर्स रिलीज करने शुरू कर दिए हैं कस्टमर्स ने। सो अब हमारे जो इंडियन सप्लायर्स हैं उनको एक ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी दिख रही है। पहले बहुत ही हैंड टू माउथ अप्रोच हो गया था, उनको बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं थी कि 2 महीने बाद हमारा क्या ऑर्डर रहेगा, 3 महीने बाद कैसा रहेगा। बट अब वो डिमांड की विजिबिलिटी उनको देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली जुलाई ऑनवर्ड्स अपवर्ड एंड ऑनवर्ड्स ही रहेगा केमिकल एंड एग्रोकेमिकल्स के लिए। जुलाई ऑनवर्ड्स स्थिति और भी मजबूत बेहतर होती हुई दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए अजय और अपनी राय देने के लिए। सवाल ये है कि ट्रेड फिर किन काउंटर्स में लिया जाए। एक बड़ी बास्केट है जहां पर आपको विकल्प मिल रहे हैं। नवीन फ्लोरीन की हमने चर्चा कर ली। आप टाटा केमिकल्स ताज़ा स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 9% का ओआई एडिशन, करीब 4% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। शिल्पा, टाटा केमिकल्स में क्या कोई ट्रेड है इस समय? जी बिल्कुल, यहाँ पे पूरा सेक्टर ही वैसा है, लेकिन यहाँ पे टाटा केमिकल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1120 के ऊपर ये सस्टेन हो रहा है। तो ये इसका पहले एक रेजिस्टेंस हुआ था जो अभी एक इमीडिएट सपोर्ट है। यहाँ पे जो इमीडिएट टारगेट्स है वो 1180 से लेके 1200 के हैं। तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 1120 आप इसमें एक लॉन्ग ले सकते हैं, 1180 एंड देन 1200 के टारगेट्स। ओके चलिए, तो ये केमिकल्स का डिस्कशन, आई थिंक केमिकल्स पे एक व्यू और लेते हैं। हमारे साथ प्रशांत सवन जुड़ चुके हैं इस वक्त इस बातचीत में। प्रशांत, अभी केमिकल्स पर डिस्कशन हो रहा है, कोई आपकी केमिकल्स पर रीडिंग और आपका टेक इस वक्त किस स्टॉक को चेस कर रहे हैं आप? तो और आपका कॉल क्या है? जी वीरू जी, यहाँ पे मुझे क्लियरली एसआरएफ अच्छा लग रहा है। एक 2500 का हर्डल है राउंड नंबर का, मुझे लग रहा है ये क्रॉस हो जाए और आसपास इस यहाँ पे भी एक जो गैप है ऊपरी लेवल पे करीबन 2600 के आसपास, ये आप फर्स्ट टारगेट यानी यहाँ से एक 4% मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2600 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करे तो डेफिनेटली ये न्यू स्विंग हाइस बना के 2700 के लेवल भी दिखा सकता है। एक पोजिशनल अप्रोच रखना चाहिए और करंट आज जो दिन का लो है ऑलमोस्ट उसके ऊपर यानी 2420 2425 के आसपास स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग रहना चाहिए। तो एसआरएफ में एक अपॉर्चुनिटी इस समय बन रही है। वैसे मानस ने भी एसआरएफ पर ही